हेलो स्टूडेंट्स। सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं। आज हम दूसरा भाग करेंगे जिसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक क्षेत्रवाद और दूसरा अल्पसंख्यक। भारतीय राष्ट्रीय एकता के रास्ते में क्षेत्रवाद एक सबसे बड़ी रुकावट है। हर कोई अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपनी परंपराओं को ही श्रेष्ठ मानता है। क्षेत्रवाद का मतलब है किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली एक विशेष नर जाति, वो चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे संस्कृति के आधार पर, वो बाकी सब से अपने आप को अलग मानते हैं। इसलिए वो मानते हैं कि हमारी भाषा सबसे श्रेष्ठ भाषा है, हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, हमारा इतिहास औरों से श्रेष्ठ है, हमारी परंपराएं सबसे अच्छी हैं। और वो अपने क्षेत्र के लिए सर्वांगीण विकास की हर सुविधा की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र पर सुविधाएं दी जाएं, दूसरे क्षेत्रों के ऊपर हमें तरजीह दी जाए, हमें उनके ऊपर वेटेज दी जाए। जैसे आप देख ही रहे हैं, कई बार कई सीएम मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र पे कम विकास हुआ है, हमारे यहाँ ज़्यादा विकास किया जाए, हम ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो हमारे यहाँ ज़्यादा खर्चा किया जाए। फिर हर क्षेत्र ये चाहता है कि उनकी जो समस्याएं हैं सबसे पहले उन पे ध्यान दिया जाए, दूसरे क्षेत्र की बजाय हमारी समस्याओं को सबसे पहले हल किया जाए। जहाँ भी जो भी जिस तरह की भी समस्या है, उनका मानना होता है कि चूँकि हमारे देश में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता नहीं है, यहाँ 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो वो चाहते हैं कि उनकी भाषा को राष्ट्रीय आधार पर सबसे पहले मान्यता मिले, सबसे ऊपर उनकी भाषा को माना जाए। हम जानते हैं संस्कृत जो है वो हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है और हर भाषा लगभग संस्कृत से निकली है। हर कोई कहता है कि संस्कृत के बाद हमारी भाषा ही सबसे अच्छी है, या उर्दू वाले मानते हैं कि उनकी भाषा प्राचीनतम है तो उसको ज़्यादा वेटेज मिलनी चाहिए। और राष्ट्रीय विषय के संबंध में उनका महत्व स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी उनको मान लेना चाहिए कि राष्ट्र का जो महत्व है उसमें हमारा क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्षेत्रवाद है, दूसरे क्षेत्र से अपने को अच्छा समझना या दूसरे क्षेत्र की बजाय अपने यहाँ ज़्यादा सुविधाएं मांग लेना, ये क्षेत्रवाद कहलाता। अब हम क्षेत्रवाद की परिभाषा पढ़ेंगे। क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वालों के अपने क्षेत्र के प्रति वह विशेष लगाव, वह अपनेपन की भावना है जिसे कुछ सामान्य आदर्श, व्यवहार, विचार तथा विश्वास के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यानी क्षेत्रीयता या क्षेत्र जो है अपने क्षेत्र के प्रति एक विशेष लगाव है दूसरे की बजाय, और उसमें एक अपनेपन की भावना आ जाती है और उसी को हम श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। तो ये होता है क्षेत्रवाद। अब क्षेत्रवाद जो है वो कैसे, औपनिवेश काल में जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का राज था, उस वक्त में अलग अलग समुदाय अपनी अलग अलग पहचान बनाने के लिए पहले से ही अलग थे, और अंग्रेज़ों ने उसी आधार पर जो है ना प्रेसिडेंसी की स्थापना भी की थी। आज़ादी के कुछ साल बाद भी, आज़ादी के बाद भी ये प्रेसिडेंसी रही, जिनको बाद में हमने भाषा के आधार पर नए राज्यों में कन्वर्ट किया। तो वो जो प्रेसिडेंसी थी या जो भाषा के क्षेत्रीय आधार पर जो समुदाय थे वो भौगोलिक रूप से भी कटे हुए थे, एक दूसरे से अलग ही थे, क्योंकि उनकी प्रेसिडेंसी अलग थी, उनका राज्य अलग था, उनके एडमिनिस्ट्रेटर अलग थे। जैसे उस वक्त जो 3 मुख्य प्रेसिडेंसी थी जिसमें मद्रास, मुंबई और कोलकाता। बात करते हैं मद्रास की। मद्रास में केरल, आज का कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट उस वक्त प्रेसिडेंसी मद्रास के अंतर्गत आते थे, जिसकी वो बहुभाषी थे, यानी उसमें जो मुख्य भाषाएं थी वो थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़
और मलयालम, ये 4 मुख्य भाषाएं थी मद्रास की, और वो एक अलग प्रेसिडेंसी थी, उनका अलग एक अपना राज्य था। ऐसे ही मुंबई में कोंकणी, मराठी, गुजराती भाषाएं बोली जाती थी। ऐसे ही कलकत्ता में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और वो अलग अलग स्टेट को, जो आज अलग अलग उनमें से स्टेट हो गए हैं। तो ये जो प्रेसिडेंसी थी ये बहुभाषी थी, वहाँ अलग अलग भाषाएं चलती थी। राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक गतिविधियों के ये केंद्र थे। उस वक्त सारी राजनीतिक गतिविधियां इन्हीं प्रेसिडेंसी से चलती थी, और प्रशासनिक कार्य भी यहीं पर होता था। और जो चूँकि ये तीनों जो महानगर आज के हैं, या उस वक्त की जो प्रेसिडेंसी थी, ये समुद्र के किनारे थे, और उस वक्त जो व्यापार था वो समुद्र के रास्ते से ही ज़्यादा होता था, इसलिए व्यापारिक गतिविधियों के भी ये केंद्र थे। उपनिवेश काल के दौरान चूँकि ये प्रेसिडेंसी थी, तो फिर इनको प्रजाति और भाषा के आधार पर जब इनको हमारे यहाँ मिलाया गया, राष्ट्रीय जो है एकता में शामिल हुए, तो इन आंदोलन किए और इनको प्रजाति और भाषा के आधार पर इनको अलग राज्य बनाया गया। तो मद्रास से आप देख ही रहे हैं आजकल 3 राज्य बन गए हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। मुंबई जो है, मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात ये अलग स्टेट बन गए हैं, जो भाषा या प्रजाति के आधार पर ही बने हैं। ऐसे ही कलकत्ता से भी उड़ीसा, कलकत्ता, झारखंड अलग स्टेट बन गए हैं। तो ये जो राज्य बने, ये आंदोलनों का नतीजा थे, ये प्रजाति और भाषा के आधार पर ही बने थे। लेकिन जरूरी नहीं कि इन्हीं के आधार पर ही राज्य बने हों। 2000 में जब 3 नए राज्यों का गठन हुआ, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो वो भाषा, केवल भाषा के आधार पर नहीं बनाए गए थे, वो जनजातीय पहचान, उनकी नर जातीयता, भाषा, क्षेत्र और पर्यावरण के आधार पर वो 3 राज्य बनाए गए थे, वो 3 क्षेत्र अलग से हो गए थे। अब इनके जो है हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए इनके लिए, वो क्या है कि राज्य और केंद्र की शक्तियों के रूप में इनको अलग अलग माना गया। कुछ कार्य जो राज्यों का उत्तरदायित्व है, कुछ कार्य केंद्र का उत्तरदायित्व है, और कुछ ऐसे मामले होते हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती मीन्स जिनमें दोनों राज्य और केंद्र दोनों का उत्तरदायित्व होता है। जैसे केंद्र के कार्य में लोकसभा और राज्यसभा का गठन होता है, आवधिक समितियाँ होती हैं, ये आयोग है, वो राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है उनमें निर्णय लेते हैं। जैसे वित्त आयोग जो है वो राजस्व के बंटवारे का निर्णय लेता है। जैसे राज्य एक टैक्स के रूप में गवर्नमेंट जो राज्य से जो कलेक्ट करती है, उसको राज्य को कुछ हिस्सा वापस देना होता है केंद्र सरकार को, तो वो किस आधार पर होगा, वो वित्त आयोग इसको फैसला करेगा। और राज्य आयोग जो है वो राज्यों के लिए योजनाएं बनाता है। अभी जो है ना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में बहुत सारी असमानताएं आ गई। जब से उदारीकरण हुआ, उदारीकरण के बाद ये असमानताएं और बढ़ गई। उदारीकरण के बाद से आर्थिक, सबसे ज़्यादा आर्थिक असमानताएं बढ़ी, और बुनियादी संसाधनों के क्षेत्र में भी असमानताएं बढ़ गई हैं। जो एरिया ज़्यादा संपन्न थे पहले, या जहाँ पर जो निजी पूंजी निवेश वहाँ पर हुआ जहाँ पर उनको सुविधाएं मिली, जो पहले से ही या तो विकसित थे, तो निजी लोगों ने वहीं पे पूंजी लगाना ठीक समझा। तो जो जहाँ पहले ही संपन्न थे वो और ज़्यादा संपन्न हो गए, और जो गरीब थे वो उनकी निस्बत और गरीब हो गए। निजी क्षेत्र में निवेश के कारण जो है ना, वहाँ पर आर्थिक विकास ज़्यादा हो गया, और जो दूसरे एरिया थे जहाँ पर जो आर्थिक विकास की दर थी वो धीमी रह गई निवेश के कारण। पहले से विकसित राज्यों में उन्होंने निवेश किया क्योंकि उनको सुविधाएं चाहिए, उनको सुविधाएं दे दी। इसका एक कारण ये है कि जो राज्य सरकारें हैं ना, वो भी लाभ कमाने की होड़ में लग गई। केंद्र सरकार ने चूंकि राज्य सरकार पे छोड़ दी, और राज्य सरकारें जो है ना लाभ कमाने की होड़ में कंपनियों को अपने यहाँ ज़्यादा सुविधाएं देने लगी, उनको ज़्यादा छूट दे दी। इसके कारण कंपनियां, जो निजी कंपनियां जो वो वहाँ आ गई, और इसके कारण जो है असमानताएं और बढ़ गई। तो ये था हमारा क्षेत्रवाद। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, राज्य, राष्ट्र, राज्य एवं धर्म से संबंधित मुद्दे।
ये जो है ना राज्य, ये दो मुद्दे हैं, एक धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता और दूसरा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के प्रश्नों में राज्य के धर्म और राजनीतिक समूह के साथ संबंध, ये बातें आती हैं। और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में धार्मिक, नरजातीयता और अन्य समुदायों के साथ बर्ताव के प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों की बात। अल्पसंख्यकों के अधिकार तथा राष्ट्र निर्माण। हमारे संविधान में हरेक को अपनी जो धार्मिक आज़ादी का अधिकार दिया गया है, वो किसी भी धर्म की इबादत कर सकता है, कहीं पर भी वो अपने धर्म की जो मानने को बातें स्वतंत्र है, और उसको न्याय दिलाने की व्यवस्था जो है ना, वो मौलिक अधिकारों में शामिल कर ली गई है। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक हैं कौन। अल्पसंख्यक का तात्पर्य उस समूह से लिया जाता है जो धर्म, भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न एवं संख्या में कम हो। यानी जिन समुदायों की संख्या उस दूसरे समुदाय से जो बहुसंख्यक है उससे कम है, चाहे वो भाषा के आधार पर है, चाहे धर्म के आधार पर है, चाहे जाति के आधार पर है, चाहे नर जाति के आधार पर है, अगर वो कम है तो वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जैसे धर्म के आधार पर है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ये धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक कहलाते हैं, क्योंकि हिंदुओं के मुकाबले इन धर्मों की संख्या कम है। हिंदू लगभग 80% हमारे देश में हिंदू हैं, और जो दूसरे धर्म है जैसे मुस्लिम धर्म है वो लगभग 14.2 है, और बाकी उससे कम ही है। तो वो केरल में जो है ना, एक भाषा के शिक्षा का एक प्रोविज़न था जिसमें भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक माना गया, और उसमें ये माना गया कि जो समूह 50% से कम होगा वो अल्पसंख्यक में काउंट होगा, वो यानी अल्पसंख्यक माना जाएगा जो कम बोलने, उस भाषा को कम बोलने वाले हैं। जैसे, और ये जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, ये राज्य वाइज अलग अलग होते हैं। किसी राज्य में कोई अल्पसंख्यक हो सकता है, किसी में कोई। जैसे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो भाषा और धर्म के आधार पर ऐसे अलग अलग होते हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वो जो नॉन तमिलियन है वो वहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाते हैं, और तमिल भाषा वाले बहुसंख्यक हो जाते हैं। ऐसे किसी भी स्टेट में भाषा और धर्म के आधार पर अलग अलग उनकी संख्या हो सकती है। अब बात आती है अल्पसंख्यकों के अधिकार और राष्ट्र निर्माण, यानी अल्पसंख्यकों की समस्याएं क्या हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात है उनकी सामाजिक स्थिति जो है वो बहुसंख्यक के बजाय कम है, यानी उनको सामाजिक रूप से वो दर्जा प्राप्त नहीं है जो बहुसंख्यक को हो, और वो हमेशा अलाभकारी स्थिति में माने जाते हैं। वो समाज से कटे हुए माने जाते हैं कि वो जो है बहुसंख्यक समाज का कब्जा है, उस पर अल्पसंख्यक कम हैं, तो इसलिए वो अलाभकारी स्थिति में रहते हैं। सदा उनको सरकारी जो योजना है उनका कम लाभ मिलता है, या उनकी स्थिति समाज में बहुसंख्यक की अपेक्षा कम है कि बहुसंख्यक के ही जैसे 30 त्यौहार मनाए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर ही सारी नीतियां लागू होती हैं, तो अल्पसंख्यक को उनका कम फायदा मिलता है। एक उनके प्रति जो है ना पूर्वाग्रह और रूढ़ धारणाएं हैं कि वो जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जो संस्कृति है, भाषा है, उसके प्रति पहले से ही रूढ़ धारणाएं हैं। उसी के पहले ही पूर्वाग्रह है कि बहुसंख्यक की उनको संस्कृति अपनानी चाहिए क्योंकि वो संस्कृति ज़्यादा अच्छी है। विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक, अब चूँकि कुछ जो अल्पसंख्यक हैं वो आर्थिक आधार पर कमज़ोर है, लेकिन सभी समुदाय आर्थिक आधार पर कम स्थिति में नहीं हैं। कुछ समुदाय, कुछ अल्पसंख्यक समुदाय ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, हालांकि वो सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हो सकते हैं, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो ऐसे अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक कहा जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से इनकी अलाभकारी स्थिति होती है। जैसे पंजाब में सिख 60% है, लेकिन बाकी देश में उनकी संख्या कम है, तो वहाँ पर उनकी
जो सांस्कृतिक दृष्टि से उनकी स्थिति जो है ना वो अच्छी नहीं मानी जाती। उनका मानना है कि जो बहुसंख्यक हैं वो राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हैं, वो उन्हीं के जो लोग हैं वो राजनीति में चुन के आएंगे और राजनीतिक अधिकार उनका होगा। तो उनको ये डर रहता है कि हमारी संस्कृति को बहुसंख्यक लोग हमारी संस्कृति को ख़त्म कर देंगे और अपनी संस्कृति को हम पर थोप देंगे। तो इस तरह से जो है ये उनकी समस्याएं हैं। अब है इनका धार्मिक अल्पसंख्यकों का तुलनात्मक आकार और वितरण हमारे देश में क्या है। मुसलमान जो है वो 14.2%, ये 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में इनकी संख्या मैं बता रहा हूँ आपको। मुस्लिम जो है वो 14% से थोड़ा सा ऊपर है। हालांकि जम्मू कश्मीर में ये बहुसंख्यक है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में भी ये काफ़ी बड़ी संख्या में है, लेकिन बाकी जगह इनकी संख्याएं कम है। तो बाकी जगह ये अल्पसंख्यक में काउंट होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये बहुसंख्यक हैं और जो है बाकी जगह ये अल्पसंख्यक है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक गिने जाते हैं। ईसाई जो है 2.3% हैं। ये एक तो पूरे जो पूर्वोत्तर 7 सिस्टर जो स्टेट हम बोलते हैं उनमें ज़्यादा है और दक्षिण में ये काफ़ी बहुतायत में मिलते हैं ये। और जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, गोवा है, केरल है, वहाँ पर ईसाई की अच्छी खासी संख्या, बाकी देश में इनकी संख्या कम है। तो ये चूँकि वहाँ बेशक ज़्यादा है लेकिन फिर भी वहाँ पर ये अल्पसंख्यक ही काउंट होते हैं। सिख 1.7% हैं, लेकिन पंजाब में जो है ये बहुसंख्यक हैं क्योंकि 60% पंजाब में सिख हैं, तो वहाँ बहुसंख्यक हैं, बाकी देश में ये अल्पसंख्यक गिने जाते हैं। बौद्ध जो है 0.7% जो है वो बौद्ध है हमारे देश में, ये पूरे देश में बिखरे हुए हैं, तो इनकी किसी एक जगह बहुतायत नहीं है। और ऐसे ही जैन जो है वो 0.4% है। तो ये जो 6 मुख्य धर्म हैं मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है हमारे अल्पसंख्यक हैं जो हमारे देश के अलग अलग भागों में हैं। अब है इनको, चूँकि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा जो संविधान बना वो हर एक को संरक्षण देने की बात करता है। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इस बात का प्रोविज़न किया कि अल्पसंख्यकों को उचित संरक्षण मिलना चाहिए, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा की हमें जो है संरक्षण देने की ज़रूरत है, उनका हमें हनन नहीं होने देना है। तो अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर तीनों ने ही इनकी सिफारिश की है और तीनों ने ही यही बात कही है। और विशेषकर जिसमें भीमराव अंबेडकर का जिक्र आता है कि इन्होंने कहा कि जब किसी राष्ट्र का निर्माण तभी अच्छा होगा जब अपने सभी वर्गों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी संस्कृति और भाषा का विकास करने की स्वतंत्रता वहाँ पर होगी, तो अल्पसंख्यक जो है अच्छे से विकसित हो जाएंगे, वो अच्छे से वहाँ पर रह सकते हैं। अब है इनको जो है ना संविधान में कैसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें इनको अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 29 में 2 प्रोविज़न किए गए। एक है भारत के राज्य, क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कोई अल्पसंख्यक जो अपनी भाषा, संस्कृति है वो अपना प्रयोग करता रहेगा, उसको बहुसंख्यक संस्कृति उन पर थोपी नहीं जाएगी, उनकी जो है बनाए रखी जाएगी उनकी संस्कृति को। दूसरा इसमें प्रोविज़न किया कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से, यानी कोई भी ऐसी शिक्षा संस्था जिसमें राज्य सरकार से सहायता दी जाती हो, वहाँ किसी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, उनको बराबर का अधिकार दूसरे बहुसंख्यकों के बराबर दिया जाएगा। अनुच्छेद 30 में भी 2 बातें कही गई। पहली बात कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक कमजोर वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार होगा और उनका प्रशासन का अधिकार भी उन्हीं को होगा। जैसे आप देखते भी हैं दिल्ली में भी जैसे कई
कॉलेज हैं जिन पर अल्पसंख्यकों के कॉलेज हैं और वहाँ पर दाखिले में भी उनको वेटेज भी मिलती है। जैसे सरदारों के जो है गुरु तेग बहादुर कॉलेज या गुरु गोविंद सिंह कॉलेज हैं, ये अल्पसंख्यक कॉलेज के उसमें गिनती में आते हैं और उनमें प्रशासन भी उन्हीं का होता है। इसमें दूसरी बात है, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस बात पर भेद नहीं करेगा कि वो किसी धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है, यानी उसको धर्म या भाषा के आधार पर अगर वो अल्पसंख्यक है तो उनको जो सहायता राज्य ने देनी है वो बहुसंख्यक के बराबर ही उसमें दी जाएगी, उसमें कोई भेद नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 347। राष्ट्रपति किसी राज्य के अच्छे खासे भाग में बोली जाने वाली भाषा को राज्य के सरकारी रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। यानी राष्ट्रपति किसी भी राज्य सरकार को ये आदेश दे सकते हैं कि इसके यहाँ अच्छे खासे भाग में ये भाषा बोली जाती है तो इसको सरकारी रूप में मान्यता दी जाए। और अनुच्छेद 350 में भी 2-3 प्रोविज़न किए गए। पहला ये कि इस बात का प्रयत्न करेगा राज्य कि जो अल्पसंख्यकों के बच्चे हैं उनको जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उनकी मातृभाषा में दी जाए। यानी मान लिया जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ पे उर्दू बोलने वाले ज़्यादा हैं, तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उर्दू भाषा में हो, इसके बाद चाहे उनको किसी भी भाषा में आप आगे पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि संसद में जो अल्पसंख्यक कोई मेंबर है तो वो अपनी मातृभाषा में अपने विचार संसद में प्रकट कर सकता है, यानी वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है वहाँ पर। और तीसरा है कि संसद में ये प्रोविज़न भी किया गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये था हमारा अल्पसंख्यक का भाग 2, यहाँ तक हमारा पूरा हुआ। अब हम भाग 3 करेंगे इसके बाद। नमस्ते।